अगर मैं बोलता हूं कि मुख्यमंत्री निवास से अपराध चलता था तो मैं मुख्यमंत्री निवास की बात करता हूं। अपराध के जननी हैं, जन्म देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास से अपहरण का समझौता होता था। मुख्यमंत्री निवास से जो है कहां चोरी होगा, कहां डकैती होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखिए बस मैं विपक्ष के एजेंडे को लोगों के सामने, जनता के सामने बेनकाब करूंगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कुछ वक्त पहले बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और सभी को चौंका दिया। आपको मालूम है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब सम्राट चौधरी नहीं है, बल्कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। सबसे पहले तो दिलीप जी खूब बधाई, आपको नई जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कहिएगा? देखिए जिस राजनीतिक दल का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल और बहुत भारी संख्या में हमारी जो है कार्यकर्ता का फौज है, तो वहां पर तो बधाई मिलना वाजिब है। तो क्या इस बात की भनक आपको पहले से थी कि बीजेपी वाले आपको बीजेपी आला कमान इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? नहीं, पहले से कोई भी हमको अंदेशा नहीं था। जी जी। मैं अपना संगठन का काम शुरू से करते आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, बहुत सारे आसाम, बहुत सारे स्टेट में पार्टी के लिए संगठन का काम मैं करते रहा हूँ। सिक्किम का प्रभारी भी मैं रहा हूँ, अभी भी हूँ। तो इस तरह करके राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में भी मैंने कोशिश किया कि बेहतर काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छे कामों का कहीं न कहीं भगवान फल देते हैं। तो ऊपर वाले का ये हमें आशीर्वाद मिला है कि फिर से हमको एक जिम्मेवारी सौंपी गई है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। न ठीक है, ये तो संगठन का काम है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। तो पहली सूचना कैसे कैसे मिली, किसका फोन आया, किसने बताया? नहीं, हमें तो वही 11 बजे, 11:30 बजे रात में पता चला, ऑफिस से वहां से खबर आया कि आपका नोटिफिकेशन अध्यक्ष के रूप में किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि हमने देखा आपकी कई तस्वीरें देखी, हमने देखा कि जब आप दिल्ली गए तो वहां पर आपकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई, वहां पर आपकी मुलाकात अमित शाह से हुई, वहां पर आपकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई है। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे समय, इस समय में जबकि 2025 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस समय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब ये अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली तो जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे पार्टी के नेतृत्व हैं, नेतृत्व हमें अपना निर्देश तो देंगे ही कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है। तो उनसे निर्देश प्राप्त किया और आगे की तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। सबकी नजरें टिकी हुई हैं दिलीप जी कि अब संगठन में क्या बदलाव होगा, तो क्या संगठन में बदलाव को लेकर आपने कुछ सोचा है, कोई लिस्ट वगैरह तैयार किया? नहीं, अभी मैं पहले 2 महीना संगठन को समझने का प्रयास करूंगा और जब संगठन को अच्छे तरीके से समझूंगा, एक एक कार्यकर्ता किस तरह के, कौन से कार्यकर्ता कहाँ उपयोग में आ सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी पहले मैं जिला जाऊंगा। जिला के लोग, क्योंकि जिला के लोग उपेक्षित रह जाते हैं। पटना के लोग जो है ही संगठन पर सबसे ज्यादा जो है उनका ये हो जाता है। तो मैं जिला में जाकर के, जिला में जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 20 साल 25 साल से पार्टी के संगठन के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, तो उनको भी कैसे हम सम्मान दें। तो पहले मैं सभी जिला का दौरा करूंगा। पहला मैं शुरुआत 8 अगस्त से कटिहार से शुरू मैं कर रहा हूं। कटिहार से शुरू कर रहे हैं? पहली यात्रा मेरी कटिहार से शुरू हो रही है और उसके बाद मेरा मोतिहारी का है और इस तरह करके सभी जिला में जाऊंगा। 2 महीना में जिला और सभी विधानसभा में जाने के बाद सब चीज को समझ के तब फिर नई कमेटी और नई सोच को सामने लाऊंगा। यानी कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, वो एकदम इंतजार करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करने वाला। नहीं करता हूँ। अच्छा ये भी है कि जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो हम भी लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। देखिए नाराज कार्यकर्ता काफी खुश हैं दिलीप जी, और कहा तो ये भी जा रहा है, एक चर्चा ये भी हो रही थी कि बीजेपी में, बिहार बीजेपी में काफी गुटबाजी चल रही है, ऑल इज नॉट वेल है, तो क्या वाकई? देखिए नाराज तब होते हैं जी
जब राज किसी का ना हो जाए, नाराज, नाराज। तो मेरे यहाँ कोई ना राज नहीं है। अच्छा, हाँ। सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल, ऑल All इज is वेल। well है? क्योंकि मैं सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में अपने एक एक पार्टी के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को सम्मान देने के लिए मैं तैयार हूं। सबसे पहले अध्यक्ष झुकेगा अपने कार्यकर्ता के सामने, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। तो जब अध्यक्ष का कोई अहंकार नहीं है, अध्यक्ष को कोई झुकने में दिक्कत नहीं है, तो फिर वहां पर तो नाराज कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरह से बता रहे स्वभाव आपका इतना अच्छा है, लगातार लोगों से मिलते हैं, अभी भी भीड़ देख सकते हैं, मतलब काफी अप्रोचेबल भी हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी मधुर वाणी है, स्वभाव अच्छा है, लालू तेजस्वी खूब गरजते हैं, मुकाबला कैसे कीजिएगा? आपने पहला दिन देखा कि सदन के अंदर राबड़ी देवी जी ने कहा कि दिलीप जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं जिनको बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया है, और मैंने भी आशीर्वाद दिया था कि ये अध्यक्ष बने। बिल्कुल, वो आशीर्वाद की भी बात हुई थी। तो आप सोचिए, ये तो भगवान जो है सबका मति, सच्चे सही आदमी जो होगा तो उसके लिए अगर कोई सही नहीं बोलेगा तो जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी। तो अगर दिलीप जायसवाल सही आदमी है तो तेजस्वी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे खूब गरजते हैं, खूब दहाड़ते हैं। उनके पास एक बात बताइए हमको, जो हमारा विपक्ष है, उनके पास कुछ कहने को नैतिक अधिकार है क्या? कोई नैतिक अधिकार उनके पास है क्या? अपराध की बात करते हैं, अपराध के जननी हैं, जन्म देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास से अपहरण का समझौता होता था। मुख्यमंत्री निवास से जो है कहाँ चोरी होगा, कहाँ डकैती होगा, वो भी डायरी में लिखा जाता था। तो ये हो सकता है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको नहीं पता हो, इसका फायदा थोड़ा बहुत वो उठा रहे हैं, लेकिन उनको अपना इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, और कभी भी उनको बिना इतिहास पढ़े जो है भूगोल की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा था सदन के भीतर, तो क्या वाकई में दिलीप जायसवाल ने आशीर्वाद लिया था? देखिए, मैं बताता हूं आपको, राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति का स्तर घटिया हो गया, राजनीति गिर गया जब लोग व्यक्तिगत रूप से राजनीति करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मुख्यमंत्री निवास से अपराध चलता था, तो मैं मुख्यमंत्री निवास की बात करता हूं। तो राजनीति का स्तर घटिया नहीं हो, व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, और राजनीति अपने सिद्धांत के अनुसार चले, संस्कार से चले। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि वैश्य मतदाता नाराज थे और यही वजह है कि बीजेपी ने ये फैसला लिया और दिलीप जायसवाल को प्रदेश। अब इसमें मेरा क्या गलती है कि मैं वैश्य में जन्म लिया हूँ? हमको तो पता नहीं था पहले से, नहीं तो हम भगवान जी को बोलते ऊपर वाले को कि भाई कोई दूसरे मैं वैश्य में अगर हूँ तो वाजिब है कि वैश्य में खुशी हुआ होगा। बिल्कुल वाजिब है। नाराज थे? नहीं, मैं नाराज क्यों रहेंगे? अच्छा, वैश्य में इस बात की खुशी हुई होगी कि चलो हमारे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तब उसमें किसी को क्यों नाराजगी होगी भाई? ये तो ठीक है, ये तो समूह में चलता रहता है। जी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी करेंगे आप? क्या कुछ सोचा है? आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, बस मैं विपक्ष के एजेंडे को लोगों के सामने, जनता के सामने बेनकाब करूंगा। बेनकाब कीजिए। विपक्ष का एजेंडा सिर्फ यही है कि समाज को जाति में बांटो। विपक्ष का एजेंडा सिर्फ यही है कि समाज में जो है वैमनस्यता, आपस में जो है कटुता लाओ, जाति के आधार पर बांट करके लोगों को, जिस तरह से विपक्ष की राजनीति गंदी राजनीति हो रही है, जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति होनी चाहिए। जात की नहीं, जमात की राजनीति होनी चाहिए। और अगर कोई समाज में पिछड़ा है, आज भी उसको अगर रोटी नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं, तन पर कपड़ा, हम लोग बोलते थे कि मौलिक अधिकार जो है रोटी, कपड़ा और मकान है। ये अधिकार है गरीबों का, ये अधिकार है पिछड़ों का, ये अधिकार है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का कि उनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि तभी विकसित बिहार और विकसित भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये लोग मुद्दा बनाते हैं 75 साल से काहे नहीं उनका तरक्की करा दिए, आज भी लोग पिछड़ा क्यों कहला रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस देगा, या कांग्रेस से मिले हुए जो दल थे
कि पहले आप बताइए कि 75 साल में हिंदुस्तान भारत के लोग को भी आज भी पिछड़ा के श्रेणी में और अनुसूचित जाति जनजाति को भी आज मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, इसका कौन है गुनाहगार? ये गुनाहगार तो बताना पड़ेगा, गुनाहगार तो बताना पड़ेगा। हाँ गुनाहगार बताना पड़ेगा। आज आप ढोल बजाने आ गए हैं, आज आप गाना गा रहे हैं कि आरक्षण मिले, आज आप गाना गा रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को अधिकार मिले, तो 75 साल से इसका मतलब है कि आप ठग रहे थे। आप मुसलमानों को डरा के रखते हैं कि भाजपा आ जाएगा, भाजपा आ जाएगा, तुमको खा जाएगा। आज इतने दिन से 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, किस मुसलमान भाई को क्या दिक्कत हुआ? कोई दंगा हुआ क्या? कांग्रेस के जमाने में दंगा होता था। ये मुसलमान भाई को भी समझना चाहिए, ये ठग है, एम वाई फैक्टर बनाते हैं, लेकिन एम को भी गायब, वाई को भी गायब। पप्पू यादव को टिकट देना था, कांग्रेस ने कहा तेजस्वी यादव को कि भाई पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दो, लेकिन क्या वो यादव नहीं है क्या? यादव में भी इनके पास जो है नफरत है कि पप्पू यादव को अगर दे देंगे तो तेजस्वी जी से तो बहुत ज्यादा तेज है वो, कहीं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बन जाए। तो ये यादव का भी कैसे छटैया हो, कोई नेता नहीं बने, इसका भी इंतजाम लालू यादव जी का परिवार करता है। इसका भी इंतजाम करता है कि कैसे कोई यादव आगे नहीं बढ़े। सिर्फ लाठी उठा करके चलने वाला काम करवाते हैं। यादव भाई को, उनको भी चाहिए, उनको भी अधिकार देकर के आगे बढ़ाना, लेकिन यादवों को उन्होंने उपेक्षित रखा, अपना परिवार बढ़ाया, कहां से ले आए कैंडिडेट, सब देश विदेश से एक्सपोर्ट कर देते हैं कैंडिडेट। हमको भी समझ में नहीं आया, हम सीधा आदमी, ये कहां से कैंडिडेट राजद ले आता है। अब बेचारा जो यहाँ का यादव है पप्पू यादव, उसका गला काट दिए, धोखा मिल गया। हाँ यही काम, इनका यही काम ही है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि पशुपति पारस बड़े फॉर्म में साफ कह दिया है कि इस बार नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं तो हम लोग फैसला ले लेंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, राजनीति में सभी को अपना अस्तित्व बनाए रखने का हक है। कोई भी राजनीतिक दल हर वक्त चाहता है कि मेरा भी अस्तित्व बना रहे, इसलिए उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। कहीं एनडीए में टूट तो नहीं? नहीं, कोई एनडीए में टूट नहीं होगा। फैसला तो नहीं ना? दिलीप जायसवाल का मतलब है झूठ टूट नहीं। दिलीप जायसवाल का मतलब है झूठ टूट नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, जोड़ना मतलब सबको जोड़ना, और हम देख सकते हैं कि गजब की भीड़ सुबह साथ सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए एक आखिरी सवाल है आपसे, बीजेपी का एक फॉर्मूला है 1 मैन 1 पोस्ट, तो क्या दिलीप जायसवाल जी इस्तीफा देंगे? एकदम मंत्री पद पर छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिएगा? हाँ, एकदम मतलब हमारे कैमरे पर बड़ी बात कह रहे हैं, ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन कब छोड़ना है ये तो तय मुझे करना है कि जब मेरी व्यस्तता बढ़ जाएगी तो वाजिब है, एक पद एक ये है तो हम छोड़ेंगे। जब इंसाफ नहीं कर पाइएगा तब छोड़िएगा, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि आप बखूबी इंसाफ भी कर रहे हैं, धड़ल्ले से वहां पर भी जब तक आप लोग रहने दीजिएगा तो तब तक हम, कुछ काम बचा है राजस्व विभाग का जिसको भ्रष्टाचार मुक्त करना है। तो राजस्व विभाग का थोड़ा सा जो मैंने मिशन चलाया है, तो उस मिशन को पूरा कर लेता हूँ और करके मैं छोड़ दूंगा उसको। क्योंकि कल भी, बीते दिन भी बड़ा एक्शन हुआ। बहुत लोगों को चिंता होगा भाई कि एक आदमी 2 पद कैसे रखते हैं, तो और वहां पर डर भी है कि जल्दी वो चिंता नहीं करें। वो जो लोग भी चिंता कर रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्षीय व्यवस्था है और अध्यक्षीय व्यवस्था में मुझे ही फैसला लेना है कि मुझे कब पद छोड़ना है, तो मैं उसको छोड़ूंगा। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल जी ने, बड़े ही बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।